नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मैंगो। मैंगो के जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद देयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो मैंगो में जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट हैं वो इस वीडियो में हम 3 मेजर इंसेक्ट पेस्ट को डिस्कस करेंगे, स्टेम बोरर, बार्क बोरर एंड मैंगो हॉपर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज मैंगो स्टेम बोरर। मैंगो स्टेम बोरर जो होता है उसको हिंदी में हम बोलते हैं आम का तना छेदक। तो स्टेम बोरर जो होता है मैंगो का, उसका साइंटिफिक नेम है बैक्टोसेरा रूफोमैक्युलाटा। दैट इज इम्पोर्टेंट हियर, साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट है, बैक्टोसेरा रूफोमैक्युलाटा। फैमिली है इसकी सेरेमिसीडी और ऑर्डर है इसका कोलियोप्टेरा। ओके, तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर है, तो कोलियोप्टेरा में से हमें ध्यान रखना है कि इसमें लाइफ साइकिल्स जो होती हैं 4 होती हैं, एग, लावा, पीपा, अडल्ट। ये 4 लाइफ साइकिल वाली जो होती है स्टेज होती है कोलियोप्टेरा की। अब ये जो मैंगो स्टेम बोरर होता है इसका डैमेज कैसे होता है, डैमेज ऑफ सिम्टम्स इसके देख लेते हैं। तो ये होता है मैंगो स्टेम बोरर का अडल्ट। सिम्टम्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रब होता है, ग्रब यू नो दैट इज लार्वा। तो यहाँ पे जो लार्वा है उसको ग्रब नाम दिया गया है। तो ग्रब क्या करता है, सिंपली जो मैंगो का ट्रंक होता है, मैंगो की जो ट्रंक या ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे ये होल करता है, बोर करता रहता है। बोर करते करते उसके पूरा अंदर जाता है, टनल्स क्रिएट कर देता है। वो टनल्स कैसी होती हैं, रेगुलर शेप की टनल्स वहाँ क्रिएट हो जाती हैं। और वहाँ पे जब ये मैंगो के प्लांट में टनल्स क्रिएट करते करते अंदर जाता है तो ये वैस्कुलर टिश्यूज तक पहुँच जाता है और वैस्कुलर टिश्यूज पे ये फीड करता है इसका ग्रब। तो जो मैंगो स्टेम बोरर है उसमें ग्रब क्या करता है, मेन डैमेज जो होता है वो ग्रब करता है। क्या कर रहा है, स्टेम का जो जो ट्रंक होता है मैंगो की ट्रंक या ब्रांचेस, उनमें सकिंग करता है, बोर करते करते टनल्स क्रिएट करके वैस्कुलर टिश्यूज पे फीड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है मैंगो के प्लांट में जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई और वाटर सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मैंगो की जो टर्मिनल शूट्स होती हैं वो ड्राई होने लगती हैं, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई नहीं होगा तो वो ड्राई होने लगती हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से फ्रास्ट जो होता है इंपॉर्टेंट है, फ्रास्ट कम्स आउट फ्रॉम द सेवरल पॉइंट्स एंड समटाइम्स अ सैप ooze आउट द होल्स। तो जहाँ से ग्रब ने एक होल क्रिएट करा होता है अंदर एंट्री करने के लिए, वहाँ से कुछ एक सब्सटेंस रिलीज होता है, सब्सटेंस निकलता है, फ्रास्ट ये बोलते हैं या उसको ooze भी बोल सकते हैं। इस तरह का सब्सटेंस वहाँ से रिलीज निकलने लगता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंगो स्टेम बोरर ने अटैक करा है। और ऐसा करने से क्या होता है कि पूरा का पूरा सिम्टम्स में देखा गया कि पूरा का प्लांट में विल्टिंग शो होने लगती है कि न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, तो प्लांट ड्राई हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा और डाई हो जाएगा। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ मैंगो स्टेम बोरर। नाउ वी डिस्कस इट्स लाइफ साइकिल। तो जो मैंगो स्टेम बोरर है तो उसमें 4 लाइफ साइकिल जो 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट, ये 4 मेन स्टेजेस होती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें एग लेइंग कैसी होती है। तो मेन जो होता है यहाँ पे एग लेइंग कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है ध्यान रखना है। तो जो मैंगो स्टेम बोरर है उसकी जो एग लेइंग होती है वो सिंगली होती है, मीन्स जो अडल्ट फीमेल होती है स्टेम बोरर की वो सिंगली एग ले करती है। कहाँ पे एग ले करती है, जो प्लांट की बार्क होती है वहाँ पे इंसिजन्स क्रिएट करती है, एक कट लगाती है, उसके अंदर सिंगल एग लेइंग करती है। द फीमेल कट इन इंसिजन्स इन द ट्विग्स और इन डैमेज्ड ट्री बार्क्स एंड प्लेस इट्स सिंगल एग इन दीज कट्स। ये इंपॉर्टेंट है कि एग लेइंग जो होती है सिंगली होती है। एंड अबाउट टोटल 250 एग्स ड्यूरिंग लेट समर। तो इतने एग्स जो है वो पूरे समर के दौरान 250 एग्स जो है ले करती है। इसके बाद इन एग्स से जैसे एग्स हैच करते हैं इसमें रिलीज, इसमें से क्या निकलेगा, लार्वा यानी जो ग्रब होता है वो निकलता है। द लार्वा बोर द सैपवुड बिकॉज ऑफ दिस साइज दीज लार्ज टनल्स एडवर्सली इफेक्ट फॉलिएज एंड फ्रूट प्रोडक्शन। तो लार्वा या ग्रब जो होता है वो क्या करता है, वो टनल्स क्रिएट करता है ट्रंक में, वहीं पे वो डैमेज कॉज करता है। उसके बाद लावा से क्या होगा, प्यूपा निकलेगा, दैट इज प्यूपेशन। प्यूपेशन टेक्स प्लेस विद इन द स्टेम। तो वहीं पे जहाँ लार्वा होता है ट्रंक के अंदर, वहीं पे स्टेम पे वो जब जाएगा तो वहीं पे प्यूपेशन हो जाएगा। तो ये लार्वा आप देख सकते हैं फिगर में, ये लार्वा हो गया और प्यूपा इस तरह से दिखाई देता है। तो ये प्यूपेशन कहाँ हो रहा है, स्टेम के अंदर होता है। उसके बाद प्यूपेशन के बाद निकलता है अडल्ट। अडल्ट बीटल इमर्ज इन द लेट समर। तो जो अडल्ट बीटल होता है वो जनरली इसकी जो लाइफ होती है, अडल्ट बीटल जो होता है वो 8 मंथ्स तक अलाइव रहता है और जनरली ये इमर्ज होता है लेट समर यानी जुलाई अगस्त के टाइम पे ये रिलीज आउट हो जाता है। जो ये अडल्ट बीटल होता है वो जुलाई अगस्त के टाइम पे निकलता है। दे आर नॉक्टर्नल, ये नॉक्टर्नल होते हैं यानी नाइट में एक्टिव होते हैं। मे लिव फॉर सेवरल मंथ्स एंड कैन फ्लाई फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस फैसिलिटिंग देयर डिस्पर्सल। द पास्ट हैज ओनली सिंगल एनुअल जनरेशन।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंगो स्टैम बोरर होता है इसकी सिंगल एनुअल जनरेशन होती है। सिंगल एनुअल जनरेशन का मतलब होती है 1 जनरेशन पर ईयर, यानी 1 साल तक इनकी 1 जनरेशन होती है। दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस मैंगो स्टैम बोरर। ये मैंगो स्टैम बोरर है बैक्टोसेरा रूफोमैक्युलाटा की लाइफ साइकिल। नाउ वी डिस्कस इट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब मैंगो स्टैम बोरर को कैसे मैनेज करना है, तो हमने इसका डैमेज देखा कि सबसे ज़्यादा डैमेज जो है ये इसका इनिशियली स्टार्ट होता है ग्रब के द्वारा। तो ग्रब क्या करते हैं, इसका जो स्टैम होता है, ट्रंक होता है, वहाँ पे अपना इन्फेक्शन जो होता है, सिम्टम ऑफ डैमेज शो करता है। तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? There are lot of options. First is remove and destroy the dead and severely affected branches of the tree. That is hygiene और sanitation maintain करना, यानी जो भी डेब्रीज होती हैं उन सबको हटा के क्लीन और सैनिटेशन हमें रखना होगा, ठीक है, सबको डिस्ट्रॉय करना होगा। और जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं, क्योंकि स्टैम बोरर जो होता है ये मैंगो के अलावा और भी क्रॉप्स में अटैक करता है, तो वो जितने भी अल्टरनेट होस्ट होते हैं उनको हमें रिमूव करना होगा। इसके बाद क्या करते हैं, जो मैंगो में हम देखेंगे अगर कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो टॉलरेंट वैरायटीज़ हैं, यानी जो स्टैम बोरर को टॉलरेट कर सकती हैं, उनको हम प्रेफर करेंगे। जस्ट लाइक नीलम है, हुमायूद्दीन वैरायटी बहुत ही फेमस वैरायटी है। नीलम और हुमायूद्दीन वैरायटीज़ हैं मैंगो की जो कि स्टैम बोरर के लिए टॉलरेंट शो करती हैं। इसके अलावा कुछ अगर अदर इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टैम बोरर के लिए कोल टार और केरोसिन ऑयल जो होता है उसका मिक्सचर बनाएंगे 1:2 में, इससे हम ट्रीटमेंट करेंगे। या फिर कार्बन 50 WP 20 ग्राम हम लेंगे, इसका भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आफ्टर स्क्रैपिंग द लूज बार्क टू प्रिवेंट द ओवी पोजिशन ऑफ द अडल्ट बीटल, ये हमें अप्लाई करना होगा ओवी पोजिशन ऑफ द अडल्ट बीटल, यानी बीटल के इमर्ज होने से पहले ही जो प्लांट का बार्क होता है वहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रैप करके ये सब अप्लाई करना होगा। दैन मोनोक्रोटोफॉस्फोरस भी हम अप्लाई करते हैं। मोनोक्रोटोफॉस जो होते हैं अप्लाई करते हैं 10 ml इन 2.5 सेंटीमीटर पर ट्री सोक्ड इन एब्जॉर्बेंट कॉटन। हम जो एक एब्जॉर्बेंट कॉटन आती है, इस कॉटन में हम इसका सॉल्यूशन यानी जो मोनोक्रोटोफॉस है उसको डिप करके हम जो होल्स होते हैं जहाँ से ग्रब एंटर करते हैं उन होल्स में हम उस कॉटन को, एब्जॉर्बेंट कॉटन को प्लग कर सकते हैं। इफ द इन्फेस्टेशन आर सीवियर देन अप्लाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पेस्ट ऑन द ट्रंक, या फिर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन डैमेज होता है, ग्रब जो एंटर करता है वो ट्रंक में ही होता है, उसके टनल्स जो होते हैं ट्रंक में बने होते हैं, तो हम मेनली ट्रंक में ही अप्लाई करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट। हुक आउट द ग्रब फ्रॉम द बोर होल, अप्लाई मोनोक्रोटोफॉस, ये हमने देख लिया। मोनोक्रोटोफॉस हम एब्जॉर्बेंट कॉटन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो ट्रंक्स होते हैं वहाँ पे हम 1 सल्फोस टैबलेट भी रख सकते हैं पर होल, जो 3 ग्राम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की बनी होती है, और कार्बोफ्लोरॉन भी अप्लाई कर सकते हैं 5 ग्राम पर होल एंड प्लग विद मड। तो कार्बोफ्लोरॉन को हम मड के संग अप्लाई करके उस होल्स के अंदर एंड मतलब उन होल्स पे हम प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे ग्रब एंटर करता है। सो दिस इज द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ स्टैम बोरर इन मैंगो। द नेक्स्ट इज बार्क बोरर। तो मैंगो में जो बार्क बोरर लगता है और सिंपली नोन एज बार्क ईटिंग कैटरपिलर। तो मैंगो के जो बार्क बोरर होता है उसको हम सिंपली बार्क ईटिंग कैटरपिलर भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है इंटरबेला टेट्रोनिस। इंटरबेला टेट्रोनिस बिलोंग्स टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा एंड फैमिली मैट्राबेलिडी। ओके, आप बार्क ईटिंग कैटरपिलर का डैमेज कैसे होता है? तो बार्क ईटिंग कैटरपिलर में क्या होता है कि जो यंग ट्रीज होते हैं मैंगो के उनमें अटैक करती है। इसमें जो मेन डैमेज होता है वो कैटरपिलर के द्वारा होता है, यानी जो लार्वा होता है कैटरपिलर, अगेन यहाँ पे भी जो स्टेम बोरर है उसी की तरह डैमेज यहाँ पे भी शो होता है। यानी यहाँ पे भी जो कैटरपिलर या लार्वा है वो जो ट्रंक होता है वहाँ पे बोर करेगा, एक होल बनाएगा, उस होल के अंदर वो बोर करते करते एक टनल क्रिएट कर देगा। और ये भी नॉक्टर्नल होता है, तो ये डे टाइम पे क्या करेगा, नॉक्टर्नल है तो डे टाइम पे अंदर टनल्स में रहेगा और नाइट टाइम में ही बाहर आएगा, बार्क पे फीड करेगा। जो भी वेस्ट टिश्यूज होते हैं, बार्क है कि बार्क ईटिंग कैटरपिलर तो बार्क में ही फीड करता है मेनली। और प्रेजेंस ऑफ गैलरीज मेट आउट द सिल्क एंड फ्रासेस। अब ये जैसे जैसे टनल्स क्रिएट करता है उन गैलरीज में क्या होता है कि फ्रास या सिल्क निकलता है। फ्रास जो होते हैं जनरली वुडन
मटेरियल का होता है, लकड़ी का चूरा चूरा ऐसा फ्रास्ट जैसा यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका जो डैमेज है मोस्ट ऑफ द इज सिमिलर टू स्टैम्प बोरर, बट यहाँ पे जो मेन डैमेज हो रहा है वो बार्क में होता है। अब इसके लाइफ साइकिल समझते हैं। तो यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे भी 4 लाइफ साइकिल्स पाई जाती हैं, एग, लावा, प्यूपा, अडल्ट। एग जो होता है फीमेल जो होती है, अडल्ट फीमेल जो होती है वो एग लेइंग करती है क्लस्टर में। ठीक है, यहाँ पे एग लेइंग क्लस्टर में हो रहा था, और स्टैम्प बोरर की जो एग लेइंग थी वो सिंगली थी, वो सिंगल एग लेइंग कर रही थी। और यहाँ पे जो बार्क ईटिंग कैटरपिलर है यहाँ पे एग लेइंग क्लस्टर में होता है। द moths lay light brown spherical egg cluster in the cracks and cervixes of the bark। ठीक है, जो भी बार्क में क्रैक्स होती हैं वहाँ पे सिंगली एग लेइंग आई मीन क्लस्टर में एग लेइंग कर देती है जो अडल्ट फीमेल होती है। उसके बाद वहाँ से निकलते हैं, एग हैच होने के बाद निकलते हैं लावा। द लावा टनल्स is used as a shelter during the day hours, while at night the larva comes out and start feeding on the outer bark। लावा पीरियड जो होता है वो 27 to 298 डेज का होता है। दैन 27 to 29 डेज, 27 to 29 डेज का होता है लावा पीरियड। दैन प्यूपा निकलता है। द फेज इज कंडक्टेड इन द होल टनल मेड बाय द during the larval stage within which 20 to 25 days of the pupation becomes adult। तो पीपेशन भी कहाँ पे होता है, वो टनल्स में ही हो जाता है पीपेशन। पीपेशन के 20 to 25 डेज बाद अडल्ट इमर्ज आउट होता है। अडल्ट जो होता है वो अडल्ट में मेल और फीमेल थोड़े से डिफ्रेंशिएट करना इजी होता है, क्योंकि मेल अडल्ट आर स्मॉलर एंड फीमेल अडल्ट आर लॉन्गर। मतलब जो मेल अडल्ट होता है वो छोटा होता है फीमेल से, एंड ऑल्सो हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन। तो मेल अडल्ट छोटे होते हैं और उनकी लाइफ स्पैन भी कम होती है। और जो अडल्ट होते हैं दे आर दिस फेज वेरीज फ्रॉम 4 to 7 डेज। ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते, ओनली 4 to 7 डेज तक ही वो जिंदा रहते हैं। इसका जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल सेम है स्टैम्प बोरर की तरह। ठीक है, स्टैम्प बोरर और बार्क ईटिंग कैटरपिलर का जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सैनिटेशन में ध्यान रखते हैं, ऑल्टरनेट होस्ट को रिमूव करना है। टॉलरेंट वैरायटी में नीलम और हुमायूद्दीन है। मोनोक्रोटोफॉस का यहाँ यूज़ करना है। कॉपर क्लोराइड का पेस्ट जो है वो हम ट्रंक में लगाएंगे। और सल्फास टैबलेट, कार्बोफ्यूरॉन, ये सब हम सेम जो हमने स्टैम्प बोरर में प्रैक्टिसेस देखी थी वो सेम यहाँ पे भी प्रैक्टिसेस होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है मैंगो हॉपर। मैंगो हॉपर में जो साइंटिफिक नेम्स हैं इसमें 3 स्पीशीज़ हैं, तो तीनों का नाम देखते हैं। इंडोस्कोपस, नीवियो पैरसस, इंडियोस्कोपस क्लाइपिलिस, एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी। These 3 names are very important. और मैंगो हॉपर का जो ऑर्डर है दैट इज हेमिप्टेरा फैमिली सिकाडेलिडी। नाउ वी डिस्कस इट द सिम्टम ऑफ डैमेज। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हेमिप्टेरा होता है, हेमिप्टेरा ऑर्डर में 3 लाइफ साइकिल्स होती हैं, यानी 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एग, निम्फ, अडल्ट। तो जहाँ पे भी एग, निम्फ, अडल्ट होते हैं वहाँ पे जो मेन डैमेज होगा वो निम्फ और अडल्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही है, निम्फ और अडल्ट मिलकर डैमेज कॉज करते हैं। निम्फ अडल्ट क्या करेंगे, जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वहाँ पे सेल सैक को सक करेंगे। जो भी सेल सैक होता है उसको सकिंग करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लांट पूरा ड्राई अप हो जाएगा, विदरिंग हो जाएगी। शेडिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड्स एंड फ्लावर। ठीक है, तो ये फ्लावर बर्ड्स या जो भी फ्लावर होते हैं उनको शेडिंग कर देंगी, वो सब मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे फ्लावर्स। और ये जब निम्फ और अडल्ट डैमेज करते हैं तो ये इनसे एक मटीरियल सीक्रेट आउट होता है इनकी वजह से, एंड ड्यू टू दैट प्रेजेंस ऑफ हनी डू सिक्रीशन इन द लोअर लीव्स द डेवलपमेंट ऑफ सूटी मोल्ड। तो लीव्स में सूटी मोल्ड भी दिखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीव्स में ब्लैक ब्लैक ग्रोथ जो हो रही है फंगस की, ये स्पॉट्स जो हैं ये, ठीक है, ये ब्लैक फंगल की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब निम्फ और अडल्ट यहाँ से यहाँ सक करते हैं तो उनके सलाइवा से कुछ हनी ड्यू टाइप का मटेरियल सिक्रीट होता है, और उस हनी ड्यू मटेरियल में बाद में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और दैट इज द सूटी मोल्ड। और फंगल है सूटी मोल्ड, जिसकी वजह से ब्लैक कलर का लीव्स अपेयर होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक मोर प्रोमिनेंट सिम्टम जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमें अपेयर नहीं होता, हमें सुनाई देता है। जो मैंगो हॉपर होता है क्या करता है, जैसे वो मूवमेंट करता है प्लांट में, एक लीव से दूसरी लीव्स में या प्लांट टू प्लांट लीव्स में जंप करता है, तो एक क्लिकिंग साउंड क्रिएट होती है बाय द मूवमेंट्स ऑफ द अडल्ट। ठीक है, एक लीव से दूसरी लीव में जंप करते हुए क्लिकिंग अगर साउंड आपको महसूस होती है मैंगो में, दैट इज ड्यू टू मैंगो हॉपर।
ये मैंगो हॉपर का अडल्ट की वजह से होती है। द हॉपर प्रोवाइड शेल्टर इन द क्रैक्स एंड क्रीविसेस ऑफ द बार्क्स ऑफ द ट्री। अब यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल समझते हैं। जो मैंगो हॉपर होते हैं यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, अडल्ट, निम्फ एंड एग, निम्फ एंड अडल्ट। ओके, तो यहाँ पे जो एग होता है, ठीक है, एग से जो है निम्फ इमर्ज होता है। यू नो, जो निम्फ जो होता है वो फ्लाई नहीं कर पाता। जैसे निम्फ क्या करते हैं, सिंपली प्लांट में बस मूव करते हैं और सेल सबको सक करते हैं, फ्लाई नहीं कर पाता। और जैसे ही इसका जो अडल्ट है वो भी ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाता। जो थोड़ा सा फ्लाई करते हैं उसके बाद वो क्लिकिंग साउंड क्रिएट करके जहाँ पे वो उसको जाना होता है वहीं पे जाके वो गिर जाता है। मैंगो हॉपर में जो अडल्ट होता है इट इज़ ओवर विंटर्स, यानी ये मई टू जून और अक्टूबर से जनवरी के जो टाइम होता है उसमें ओवर विंटर करता है। उसके बाद फरवरी टू मार्च के टाइम पे क्या होता है, ओवर विंटर अडल्ट इमर्ज एंड ले एग्स। अब इसकी जो एग लेइंग होती है फरवरी मार्च के टाइम पे इसमें एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे एग होता है, एग 4 to 7 डेज के अंदर ही निम्फ इमर्ज कर जाता है। तो निम्फ जो होता है वो फरवरी टू अप्रैल तक का टाइम तक वो सर्वाइव करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि अप्रैल से जून, क्योंकि निम्फ और अडल्ट जब दोनों ही मिलकर डैमेज कॉज कर रहे थे तो हनी जो सीक्रेट हुआ जिसकी वजह से सूटी मूल ग्रो हो गई थी। अप्रैल टू जून के टाइम पे सूटी मूल डेवलप हो जाती है। एंड मैच्योर निम्फ्स माइग्रेट टू द स्टेम एंड यंग लीव्स टू कंप्लीट द डेवलपमेंट इन 8 to 13 days एंड मैच्योरिंग एंड इमर्जेंस और विंग्ड हॉपर्स इन मार्च टू अप्रैल। और मार्च से अप्रैल के बीच में हमको अडल्ट जो मैंगो हॉपर है वो दिखाई देने लगते हैं। यानी मार्च अप्रैल के टाइम पे क्या होता है कि जब हम मैंगो में फ्रूट्स आने लगते हैं, उस टाइम पे जब हम उसको हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो मैंगो में अजीब सी क्लिंकिंग साउंड्स जो आती है वो मैंगो हॉपर की वजह से आती है। ठीक है, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द मैंगो हॉपर। नाउ इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेस्ट निम्फ। तो उसको जो निम्फ होते हैं, निम्फ आर पेल येलो इन कलर and very active and hide in lower shoots or in cracks in the bark। तो nymphs जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और यही डैमेजिंग स्टेज होती है यहाँ पे। The insect appears in February when mango trees comes to flowering। and नॉर्थ इंडिया में जो मैंगो होते हैं फरवरी में उसमें फ्लावरिंग प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है, हो चुकी होती है, तो तभी ये अपना डैमेज स्टार्ट करते हैं। ये इंसेक्ट अपेयर तभी होता है। अब इसमें हमने 3 पढ़े थे साइंटिफिक नेम स्टार्टिंग में मैंगो हॉपर में, इंडियोस्कोपस, निवियोपार्सिस, इंडियोकोप्स, क्लाइपिएलिस, एमरिटोडस, एटकिंसोनी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे जो होता है फर्स्ट वन जो है इंडियोस्कोपस निवियोपार्सिस, इसमें जो अडल्ट होते हैं ना दे आर डार्क इन कलर विद वेवी लाइन्स ऑन द विंग्स। इनके विंग्स जो होते हैं विद वेवी होते हैं और जिनको स्कुटेलम होता है उसमें 3 स्पॉट्स पाए जाते हैं इसके स्कुटेलम में। जो स्कुटेलम एक पार्ट होता है इंसेक्ट बॉडी का, उसमें 3 स्पॉट्स पाए जाते हैं। जबकि इंडियोस्कोपस क्लाइपिएलिस का अडल्ट छोटा होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है और मतलब डार्क स्पॉट्स इन द वॉर्टेक्स एंड 2 स्पॉट्स इन द स्कुटेलम। यहाँ के स्कुटेलम में सिर्फ 2 ही स्पॉट्स पाए जाते हैं। और लास्ट जो है एमरिटोडस एटकिंसोनी, इसका जो अडल्ट होता है काफ़ी बड़ा साइज में होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है और यहाँ के स्कुटेलम में 2 स्पॉट्स पाए जाते हैं। ओके, तो क्लाइपिएलिस और एमरिटोडस एटकिंसोनी के स्कुटेलम में 2 स्पॉट्स हैं और जो निवियोपार्सिस था उसमें 3 स्पॉट्स हैं। दिस इज अ मेजर morphological difference between these 3. Now we discuss the management practices of mango hopper. तो मैंगो हॉपर में मेनली जो निम्फ और अडल्ट हैं वही डैमेज कॉज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज अवॉइड क्लोज प्लांटिंग एज इंसिडेंस वेरी सीवियर ओवर क्राउडेड ऑर्चर्ड्स। तो मैंगो हॉपर का डैमेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? ओवर क्राउडेड ऑर्चर्ड्स जो होते हैं जहाँ पे बिल्कुल स्पेसिंग नहीं मेंटेन होती वहाँ पे होता है। तो हमें ध्यान रखनी क्लोज स्पेसिंग नहीं करनी है, प्लांट्स को दूर दूर प्लेस करना है, यानी प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन करना है। ऑर्चिड मस्ट बी कैप्ड क्लीन बाय प्लोइंग एंड रिमूवल ऑफ द वीड्स। फिर केमिकल्स की बात में तो स्प्रे 2 राउंड्स ऑफ एसिफेट, ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर, या फिर फॉस्फोलिन का स्प्रे करेंगे 1.5 ml पर लीटर। दीज 2 केमिकल्स आर इंपॉर्टेंट। एंड द फर्स्ट स्प्रे एट द टाइम ऑफ पैनिकल इमर्जेंस, जब पैनिकल इमर्ज हो जाएंगे उसमें, यानी जब इन्फ्लोरेसेंस आ जाती है तब अप्लाई करेंगे। सेकंड स्प्रे 2 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट। ओके,
वेटेबल सल्फर भी यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, 2 ग्राम पर लीटर वेटेबल सल्फर स्प्रे करेंगे। स्प्रे आफ्टर स्प्रेइंग कार्बोरिल टू अवॉइड द माइट, ओके, sulfur is important here. After that, the mixture of taxophene with sulfur, taxophene और sulfur का 1:1 में मिक्सचर अप्लाई करेंगे। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द मैंगो हॉपर। देन नीम ऑयल 5 ml per liter is good option, and 3% neem oil or neem seed kernel powder extract 5% is also very much effective। तो नीम ऑयल और नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट भी एक तरह का ऑर्गेनिक मेथड है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नॉन केमिकल मेथड इज देयर टू कंट्रोल द मैंगो हॉपर।